नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ अपने अगले वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12th का एक टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मैट्रिक्स एंड द डिटरमिनेंट। इसका यूज़ हम क्यों करने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद कैसे करते हैं वो जानेंगे। जैसे कि क्लास 10th में हम लोगों ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए अपने पास कुछ एक मेथड थे, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। वहाँ पर अपने पास 2 वेरिएबल्स रहते थे, तो हम वहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर अपने पास जो होंगे 2 से ज़्यादा वेरिएबल, लाइक यहाँ पर एक्स वाई जेड करके अपने पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स दे के रखे हैं, और इक्वेशंस के नाम पे भी यहाँ पर क्या 1 2 3 करके यहाँ पे 3 इक्वेशन दे के रखी हैं। तो कभी भी जब बेसिक सी चीज़ ये है कि अपने पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही एटलीस्ट अपने पास इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले पार्ट का यूज़ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड जो थे वो आपके 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स तक के केस में सीमित थे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स वाले जो पार्ट आए इनको हम किसके मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको 3 इक्वेशंस दे के रखी हैं, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे। अगर हम इन 3 इक्वेशंस में वेरिएबल वाले पार्ट्स की बात करें तीनों के तीनों में, तो अगर जैसे इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, सिर्फ इस पार्ट की बात करें, ये जो पार्ट है अगर इसको सिर्फ एक मैट्रिक्स मान के चलें तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी 3x1 ऑर्डर की रहने वाली है। अब ये 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स किन्हीं 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल्स एज वेल एज कांस्टेंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 2 पार्ट हैं कैसे हो सकते हैं आपके, वो जो आपकी प्रीवियस 2 मैट्रिक्स रही होंगी वो रही होंगी 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2 के फॉर्म में। एक मैट्रिक्स आपकी ये रही होगी और दूसरी जो मैट्रिक्स होगी आपकी x y z के टर्म में। तो इसको देखने से हमें क्या समझ आया, ये जो मैट्रिक्स थी आपकी 3x3 ऑर्डर की, और ये जो मैट्रिक्स है आपकी 3x1 ऑर्डर की। इनका जो मल्टीप्लाई करा के जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी ये वाली निकल के आई है वो आपकी यहाँ से ये कैंसिल आउट 3x1 ऑर्डर की। तो यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन वाला पार्ट है, अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको मैट्रिक्स में सबसे पहले तो स्प्लिट कराएंगे। तो हमने इसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है 2x - 3y, ये जो इक्वेशन वाला पार्ट है, और तो इसके कोफिशिएंट और वेरिएबल्स वाले पार्ट को 2 अलग अलग मैट्रिक्स में सबसे पहले तो डिवाइड करा। कोफिशिएंट को हमने 3x3 की मैट्रिक्स बना लिया है, वेरिएबल्स को हमने 3x1 की मैट्रिक्स बना दिया। इसके जो राइट साइड में जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दे के रखी है इसको हमने एक थर्ड मैट्रिक्स देख लिया। तो यहाँ पर देखने में जो समझ में आ रहा है, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, तीसरी मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ पर हमने इनको तीनों को अलग अलग नाम दे दिया, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। अब जैसे कि वहाँ पर हम लोग जो सोल्यूशन निकालते थे वो आपका क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में होता था। अगर पैरेलल लाइन वाले केस जो होते थे उनमें क्या हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। इनफाइनाइट लाइन वाले कोइंसिडेंट लाइन वाले केस में हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते थे। लेकिन बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड थे वो आपके काम में आते थे किसमें, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में। तो यहाँ पर भी अगर इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें कि ये लाइन वाले जो केसेस हैं ये आपके कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल पाना पॉसिबल है या नहीं। अगर इनकंसिस्टेंट होंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल पाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट के केस में ऐसा पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है ये जो आपका लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उस कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनी है हमें इसके डिटर्मिनेंट को चेक करना पड़ेगा। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 निकल के आती है तो आपका ये जो सिस्टम होगा लाइंस का वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज इनकंसिस्टेंट, फिर उसके केस में अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। तो वी आर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डूइंग अलॉन्ग द फर्स्ट रो। तो यहाँ पर इसका हम जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकाल रहे हैं। जैसे कि एलिमेंट 2, तो ये 2 रहा, तो इसके अलॉन्ग ये कॉलम सॉरी ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद 2 इंटू -2 माइनस ऑफ 1 इंटू -4, ये वाला केस। फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के हिसाब से 1 और 2 आपका ऑड बनेगा, तो उसके लिए आपका नेगेटिव, बाकी आपका A12 एलिमेंट आपका -3। उसके बाद ये पूरी रो कॉलम छोड़ने के बाद 3 इंटू -2 -1 इंटू -4 वाला केस आपका ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इस वाले के हिसाब से। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके लिए आपका प्लस एलिमेंट आपका एज इट इज़ 5 रहेगा, 3 इंटू 1 -1 इंटू 2, ये वाला केस। इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। 2 एज इट इज़ 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -4 आपका -4 इंटू माइनस आपका +4 दे देगा। फिर इसके बाद -3 इंटू माइनस आपका +3 हो जाएगा, और 3 इंटू -2 आप -6 माइनस ऑफ 1 इंटू -1 इंटू -4 आपका +4 दे देगा। फिर सेम इसी तरीके से +5 एज इट इज़, 3 1 जार 3, 1 2 जार 2। इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। -4 इंटू 4 सॉरी -4 + 4 0 इंटू 2, ये टर्म आपका एज इट इज़ रहेगा। -6 इंटू सॉरी -6 + 4 आपका -2 इंटू में आपका 3। फिर इसके बाद 3 -2 1 इंटू में आपका 5। यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने पे हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या है आपकी -1। और ए जो है जब आपका -1 है तो ये किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो यहाँ पर हमने दे के रखा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे जो लाइंस का जो सिस्टम मिलता है वो कैसा मिलेगा, हमें कंसिस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी अब हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं और यहाँ से x, y, z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो दूसरा स्टेप है आपका, उसी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स के माइनर्स को कैलकुलेट करना है। माइनर्स को कैलकुलेट करने का तरीका जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर जिसको ना आए तो एक बारी माइनर वाली वीडियो को जरूर चेक करें। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बताएंगे, जैसे ये जो आपकी मैट्रिक्स दे के रखी थी, इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो माइनर वाले एलिमेंट हैं उनको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ये जो 2 है तो 2 इंटू -2 1 इंटू -4, सो ये जो पार्ट निकल के आएगा 2 इंटू -2 आपका -4 माइनस ऑफ 1 इंटू -4 आपका +4, और -4 + 4 आपका 0 देगा। सेम इसी तरीके से बाकी के अदर एलिमेंट्स को भी हम इसके कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद आपके जो M11 M12 M13 M21 M22 M23 इस तरीके से जो एलिमेंट निकल के आने वाले माइनर्स वाले आपके 0 -2 1 1 -9 5 2 -23 और 13 दिखाई देंगे। इसके बाद हम इसके अगले स्टेप जाएंगे कोफैक्टर्स की तरफ। तो कोफैक्टर वाला जो केस होता है, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने कोफैक्टर वाले वीडियो में, कि Aij जो कि आपका कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है वो -1 टू द पावर i + j इंटू में माइनर वाले केस को का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर माइनर के बाद कोफैक्टर निकालने के लिए बस हमें इसके ये वाला सिर्फ इन एलिमेंट्स के साइन को नेगेटिव कर देना होता है, बाकी के एलिमेंट आपके एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पर 0 1 इनके साइन में कहीं कोई चेंज नहीं है। -2 को हमने +2 कर दिया, 1 को -1 कर दिया, -9 आपका एज इट इज़, 5 आपका -5 हो जाएगा, 2 आपका एज इट इज़, -23 आपका +23 में कन्वर्ट होगा, और 13 आपका एज इट इज़ रहने वाला है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है आपकी कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये निकल के आए। इसके बाद जो अगला स्टेप है आपका जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो पार्ट होता है कोफैक्टर की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर निकल के आता है। तो ये जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसमें ट्रांसपोज का मतलब होता है आपका रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करना। तो 0 2 1 0 2 1 -1 -9 5 -1 -9 -5 2 23 13 2 23 13। इसके बाद जो अपना अगला स्टेप होगा ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इन्वर्स का जो अपने पास फॉर्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये भी आपकी एक मैट्रिक्स ही है जो कि अभी हमने निकाली है, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। और यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे वो आई थी आपकी -1। तो इसके अकॉर्डिंग इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद जो ए इन्वर्स वाली मैट्रिक्स आ रही है अपने पास, 0 -1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13।
इसके बाद हम बात करते हैं, एक बारी फिर स्टार्टिंग में चलेंगे, वहाँ पर हमने देखा था a इंटू बी इज इक्वल टू सी आ रहा था, a इंटू बी इज इक्वल टू आपको वैल्यू c दे रहा था। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो मैट्रिक्स के हिसाब से हमें बी मैट्रिक्स जिसमें आपके एक्स वाई जेड एलिमेंट दिखाई दे रहे थे, हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इसके प्रोडक्ट में आने वाला जो ए पार्ट है हम सी के डिवाइड में लेके आएंगे। यहाँ पर देखने में क्या समझ में आ रहा है कि सी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से डिवाइड कराया जा रहा है। मैट्रिक्स के केस में डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सी तो जैसा है उसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ए वाले पार्ट को अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो कभी भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कराया जाता है, तो उसके जो पावर वाले पार्ट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करा दिया जाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब करने को बेसिक नंबर्स के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हो अपने पास बी अपॉन में ए लिखा हो, इसको हम लोग ए इनवर्स इंटू बी भी लिख सकते हैं, और सॉरी ए इनवर्स इंटू बी भी लिख सकते हैं, और बी इंटू ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम मैट्रिक्स के केस में पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपका दो मैट्रिक्स होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों पार्ट्स होंगे ये दोनों के दोनों बराबर नहीं रहने वाले। अगर हमें यहाँ पे बी जो कैलकुलेट करना है जो कि आपका 3x1 ऑर्डर का है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाते हैं, ए इनवर्स आपका 3x3 है, सी आपका 3x1 है, तो यहाँ इस वाले केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम सी इंटू ए इनवर्स की बात करें, सी का ऑर्डर जो कि आपका 3x1 है और ए इनवर्स जिसका ऑर्डर आपका 3x3 है, इस वाले केस में प्रोडक्ट होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर सी वाई ए को ए इनवर्स इंटू सी करके रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यानी ए इनवर्स पहले रखेंगे, ए इनवर्स वाली जो मैट्रिक्स होगी उसके मल्टीप्लाई में हमें सी मैट्रिक्स को रखना है। तो यहाँ पर जो है आपकी बी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, सी मैट्रिक्स आपकी 11 -5 -3 जो कि आपको आगे वाले पार्ट में कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में देके रखी थी, और यहाँ पर जो ए इनवर्स जो कि अभी हमने कैलकुलेट करा है ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पर है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। यहाँ पर इसका हम इससे प्रोडक्ट करवाएंगे, तो जब ये 3x3 की मैट्रिक्स इस 3x1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट में हमें 3x1 की मैट्रिक्स देगी। तो इसका जो प्रोडक्ट है हमने यहाँ पर करवाया है 0 × 11 0, 1 × -5 -5, -2 × -3 +6। फिर सेकेंड रो और सी मैट्रिक्स के कॉलम से करवाएंगे -2 × 11 -22, 9 × -5 -45, -23 × -3 प्लस में 69। फिर इस मैट्रिक्स का जो थर्ड रो है इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 × 11 -11, 5 × -5 -25, -13 × -3 +39। यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट कराया 0 -5 +6 आपका 1 देगा, 69 -45 -22 आपका 2 देगा, 39 -25 -11 आपको 3 देगा। तो यहाँ पर जो ए इनवर्स इंटू सी का जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है 1 2 3, इस तरीके से एक ये आपको कॉलम मैट्रिक्स दे रहा है। यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स भी एक्स वाई जेड करके ये भी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँ कि ए इनवर्स सी को अगर मैं एक डी मैट्रिक्स मान के चलूँ, यहाँ पर मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी दोनों के ऑर्डर भी सेम है, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स आपकी इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट एक्स वाई जेड को डी मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 2 3 से हम कंपेयर कराते हैं, तो एक्स की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, वाई की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, जेड की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। तो यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वल मैट्राइसेस एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ जो हमें मिली हैं, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के केस में वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के मेथड के थ्रू। सेम इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सीबीएसई बोर्ड में, एमपी बोर्ड में तो फिलहाल जो नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में क्रैमर्स रूल करके एक पार्ट है, उसको किस तरीके से सॉल्व कराते हैं। तो क्रैमर्स रूल में अगर हमें
एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स या इन्वर्स मेथड पर ना जाके सीधा सीधा डिटर्मिनेंट के थ्रू कैलकुलेट कराते हैं। तो क्रेमर्स रूल में होता क्या है, अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो आपकी ए मैट्रिक्स दे के रखी है, सबसे पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम जनरली डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी डी की जो वैल्यू है आपकी -1 निकाल चुके हैं हम लोग। फिर इसके बाद अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ एक्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले ये जो ए मैट्रिक्स अरेंज करी थी, इसमें ये जो 2 3 1 जो थे आपके इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट थे, हमें यहाँ पर ये जो राइट साइड वाले पार्ट हैं इस फर्स्ट कॉलम में अरेंज करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 11 -5 -3, फिर उसके बाद आपके ये जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उनको एज इट इज़ रखेंगे, -3 2 1 5 -4 -2। और इसके बाद अब हम इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट, तो अपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो सी वाली जो मैट्रिक्स थी इसको फर्स्ट वाले कॉलम में अरेंज कर देंगे। तो जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी आपकी 11 -5 -3 -3 2 1 5 -4 -2, हम इसको D1 मैट्रिक्स मान के चलेंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस D1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अलॉन्ग फर्स्ट रो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कराते हैं। तो 11 2 × -2 -4 -1 × -4 आपका +4। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए माइनस और -3 आपका रहेगा। फिर इसके बाद -5 × -2 आप +10 और -3 × -4 आपका -12 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 वाले पार्ट को रख के प्लस साइन के साथ यहाँ पे -5 × 1 -5 -3 × 2 आपका +6। आगे कैलकुलेट कराते हैं, -4 + 4 आपका 0 × 11 -+3 एज इट इज़ 10 -12 -2 प्लस एज इट इज़ 5 एज इट इज़ -5 + 6 आपका +1 रहने वाला है। तो 11 × 0 0, 3 × -2 -6, 5 × 1 आपका 5 रहेगा। तो -6 + 5 आपका -1। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी एक्स की, वो आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ D1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ D का एक रेशियो निकल के आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ D1 की वैल्यू हम -1 कैलकुलेट कर चुके हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ D जो कि हम पहले ही देख चुके थे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर है, वो किसके बराबर है आपका -1 के। तो -1/1 एक्स की वैल्यू जो मिलने वाली है आपको 1 मिलेगी। और सेम इसी तरीके से फॉर द वैल्यू ऑफ द वाई, अगर हम वाई की वैल्यू की बात करें तो ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं इनको हम सेकंड वाले कॉलम में अरेंज करेंगे। तो जो आपकी नई मैट्रिक्स बना के चल रहा है D2, वो आपको देगा 2 3 1 11 -5 -3 5 -4 -2। हम यहाँ पर D2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई दे रही है। इस कैलकुलेशन में D2 की वैल्यू जो है आपकी -2 है। तो फॉर वैल्यू ऑफ द वाई हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ D2 और डिटर्मिनेंट ऑफ D का जो रेशियो निकालेंगे, जो वैल्यू देगा वो आपको वाई की वैल्यू मिलने वाली है। डिटर्मिनेंट ऑफ D2 की वैल्यू जो है अपने पास -2 निकल के आई है ये सारी कैलकुलेशन के थ्रू, और डिटर्मिनेंट ऑफ D ऑलरेडी हम -1 कैलकुलेट करके रखे हैं। तो -2 अपॉन में -1 आपको वाई देने वाला है। सेम इसी तरीके से अगर हमें z की वैल्यू निकालनी होगी तो ए मैट्रिक्स के थर्ड वाले कॉलम में हम कांस्टेंट वाले पार्ट्स को रखेंगे। तो हमें वहाँ से 11 -5 -3 एज अ थर्ड कॉलम, बाकी का फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपके प्रीवियस ए मैट्रिक्स के जैसे ही दिखाई देंगे। यहाँ पर हम फिर से एक बारी डिटर्मिनेंट ऑफ D3, ये जो न्यू मैट्रिक्स निकल के आई है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन के थ्रू हमने D3 का जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा है वो आपके सामने -3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ D3 आपका -3 है। तो फॉर द वैल्यू ऑफ द Z, डिटर्मिनेंट ऑफ D3 और डिटर्मिनेंट ऑफ D का एक बारी फिर से रेशियो निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ D3 आपका -3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ D आपका -1 था, -3 अपॉन में -1 आपको Z की वैल्यू 3 देगा। तो यहाँ पर एट लास्ट में x की वैल्यू जो थी आपकी 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो क्रेमर्स रूल आपका मैट्रिक्स मेथड से थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल है। हम लोग इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर
एमपी बोर्ड के हिसाब से या सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एमपी बोर्ड में जनरली क्रैमर्स रूल आपका आउट ऑफ सिलेबस है। उसके लिए फिर अगर सीबीएसई बोर्ड पे जाते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में क्रैमर्स रूल को ही इवन जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तब तक हमें क्रैमर रूल की हेल्प से ही यहाँ पर ये कंसिस्टेंट पेयर में एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है।